देखिएगा, प्रकृति में जहां हम चर्चा कर चुके हैं एकीकृत और प्रबंध की दृष्टिकोण को लेकर, अब हम चर्चा करेंगे कि प्रबंधन जो प्रकृति होती है लोक प्रशासन की, एक कला के रूप में पहले देखेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग क्या बनाइएंगे कि लोक प्रशासन कला के रूप में, लोक प्रशासन की प्रकृति कला के रूप में, ये हेडिंग होना चाहिए आपकी। ठीक है, लोक प्रशासन कला के रूप में। और यहाँ पे कला का मतलब क्या होगा, लोक प्रशासन में कला का अभिप्राय, इसका मतलब क्या होगा कर देते हैं। अब कला का मतलब क्या है या कला का तात्पर्य क्या है यहाँ पर लोक प्रशासन में। ठीक है, अब कला का अब कला का तात्पर्य यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ज्ञान को जीवन में व्यवहार के रूप में लाना। आपको जो ज्ञान है, ठीक है, प्रशासन का ज्ञान हो, आपके घर का ज्ञान हो, यदि ज्ञान को जीवन में व्यवहार के रूप में, ठीक है, ज्ञान को जीवन में व्यवहार के रूप में ला रहे, इसका मतलब वो आर्ट की बात की जा रही है कहां पर, लोक प्रशासन में। तो लोक प्रशासन का मतलब ये हुआ कि अगर लोक प्रशासन की प्रकृति कला के रूप में है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि जो आपको लोक प्रशासन का नॉलेज है वो जीवन को व्यवहार के रूप में ला रहे हैं, इसका मतलब वो कला है। अब मैं आपको कुछ विशेषता बताऊंगा, लोक प्रशासन कला के रूप में है तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि यह कला के रूप में है। क्लियर है, तो कला के रूप में होना, उसके लिए आवश्यक प्रमुख बातें मैं आपको डिक्टेट करके लिखवाऊंगा और एक एक बिंदु को लिखते समय हम समझते जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो आप इतना बता दीजिए बस कि कला का तात्पर्य क्या है आपका, ज्ञान को जीवन के व्यवहार के रूप में पेश करना या फिर ज्ञान को जीवन में व्यवहारिक बनाना। लोक प्रशासन कला के रूप में विभिन्न विशेषताएं, लोक प्रशासन कला के रूप में विभिन्न विशेषता, ये लिखने के बाद लिखना आपको, विभिन्न विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब देखिएगा, पहली विशेषता ये होती है कि यदि लोक प्रशासन को कला के रूप में माना जा रहा है तो इसमें जो भी प्रशासन के क्षेत्र होंगे, प्रशासन के क्षेत्र का सार्वभौमिकीकरण या सार्वभौमिकीकरण, एक किसी भी विचार पर सभी के विचार एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यह कला के रूप में। यहाँ पे पहला बिंदु क्या लिखेंगे आप, लोक प्रशासन के क्षेत्र, लोक प्रशासन के क्षेत्र का सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकीकरण, सार्वभौमिकीकरण, या फिर इसकी जगह दूसरा शब्द भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे क्या कहा जाता है, सर्वसम्मत, सर्वसम्मत, प्रशासन के क्षेत्र का सार्वभौमिकरण या सर्वसम्मत न होना, मतलब एक जैसी विचारधारा, एक जैसी विचारधारा ना होना। ठीक है, इसका मतलब ये है सार्वभौमिकरण हो रहा है, मतलब एक बात को लेकर सभी का एक मत है, किसी भी एक कॉन्सेप्ट को लेकर सभी का एक मत है तो हम कहेंगे सार्वभौमिकीकरण है या सर्वसम्मत है। अगर सर्वसम्मत नहीं है तो ये कला के रूप में, क्योंकि विज्ञान अगर होता तो विज्ञान तो एकदम कारण कार्य संबंध होता है, कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका कारण है, इसका मतलब एकदम ऑथेंटिक कारण होता है विज्ञान में। लेकिन ये कला है, पता नहीं कला है, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो सर्वसम्मत नहीं है। दूसरी विशेषता लिखिएगा, लोक प्रशासन को अभ्यास की आवश्यकता होती है, लोक प्रशासन को अभ्यास की ट्रेनिंग करवाई जाती है आप लोगों को, तो अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो कला के रूप में तभी तो आपको आर्ट करवाए, आपसे पहले ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको सिखाया जा रहा है, और सिखाना क्या है, एक कला ही तो है, सिखाना एक कला है। तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन कला के रूप में इसलिए है क्योंकि अभ्यास की इसमें आवश्यकता होती है और ट्रेनिंग के माध्यम से ये कलाएं पूर्ण करवाई जाती है। तो दूसरी विशेषता लिखिएगा कला के रूप में लोक प्रशासन के लिए कि लोक प्रशासन को अभ्यास की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब ये कला है तो भविष्यवाणी तो हो नहीं सकती, विज्ञान होता तो एक बार सोचते थे कि हाँ भविष्यवाणी की जाएगी यहाँ पर, तो इसमें भविष्यवाणी का अभाव होता है। अगले क्या बात लिखेंगे आप,
कि कला के क्षेत्र में अगर लोक प्रशासन को देखा या कला के रूप में प्रशासन को देखा जाए तो इसमें भविष्यवाणी का अभाव होता है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। और आखिरी लिखिएगा इसमें, विशेष रुचि या गुण की जरूरत होती है। विशेष रुचि, इंटरेस्ट, ठीक है, एक रुचि और एक अभिरुचि होता है, ठीक है, एक आपकी हॉबी और एक आपका इंटरेस्ट, ठीक है, रुचि और इंटरेस्ट। जैसे कि आप दोनों इंटरव्यू में से क्वेश्चन बन सकते हैं, रुचि और अभिरुचि में क्या, दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि आपकी हॉबी लिखेंगे आप उसमें, और जब हॉबी लिखेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये हॉबी और इंटरेस्ट में क्या अंतर है। इसमें अंतर इतना है, समय निकाल कर जो काम कर रहे हैं आप, समय निकाल कर, तो वो किसके लिए हो गया, आपके पास जिसके लिए आप समय नहीं निकाल रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है। मतलब रुचि के लिए आपको समय निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभिरुचि के लिए आपको समय निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोनों में मूल अंतर ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमें क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है, हम चाहते हैं कि मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, तो आपको समय निकालना पड़ेगा, ठीक, क्रिकेट खेलने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। और इंटरेस्ट वाली चीजों में समय निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिसको समय निकाल कर किया जा रहा है इसका मतलब आपकी हॉबी, और जिसको समय निकाल कर नहीं किया जा रहा है वो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बात की जाए लोक प्रशासन में, कि लोक प्रशासन में रुचि या गुण की जरूरत होती है, लिखिएगा आप लोग, विशेष रुचि या गुण की जरूरत होती है। और यदि कुशल प्रशासक होगा तो उसमें क्या विशेष रुचि और गुण का होना आवश्यक है। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, इसी पॉइंट के ब्रैकेट में, एक कुशल प्रशासक में विशेष गुण और विशेष रुचि का होना आवश्यक है। विशेष रुचि या विशेष गुण का होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये तो हमने कला के रूप में बात कर लिया है कि प्रकृति लोक प्रशासन की अगर कला के रूप में तो कौन कौन सी बातें उसमें शामिल होनी चाहिए। अब बात करते हैं यदि यही लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में, तो इसमें भी कौन सी विशेषता होगी। अब जैसे विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ तो लोक प्रशासन के कार्य या फिर हम कहेंगे नियम कैसे होंगे, सिस्टमेटिक, नियमों की क्रमबद्धता। नियम कैसे होंगे, क्रमबद्ध, क्योंकि अगर इसको नियम माना जा रहा है। और आप याद कीजिएगा, सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले वुडरो विल्सन की बात याद आ रही होगी आपको। वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन को कैसे परिभाषित किया है, उन्होंने कहा कि जब कोई विशेष उद्देश्य होता है तो विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या आपको क्रमबद्ध सीक्वेंशियल करना चाहिए। एक कहा था, आप रिकॉल कीजिएगा, आपने जो देखा था कि वुडरो विल्सन ने कहा था कि कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करना है, या क्रियान्वित करने के नाम पर लोक प्रशासन का उसने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, कानून कहिए या फिर नियम कहिए, बात एक ही होती है। तो कानून को या नियमों को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करना ही क्या कहला रहा था आपका लोक प्रशासन। तो इस विज्ञान को मानने के समर्थक कौन हो जाएंगे आपके, वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन हो जाएंगे। तो वुडरो विल्सन ही लोक प्रशासन को कैसा मान रहे हैं, विज्ञान के रूप में मान रहे हैं। लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में कह रहे हैं कि नियमों का यहाँ पे क्रमबद्धीकरण होना चाहिए। क्लियर है। अब एक पॉइंट, एक हेडिंग बनाइएगा इसी में कि लोक प्रशासन की प्रमुख विज्ञान के रूप में प्रमुख विशेषता, लोक प्रशासन की विज्ञान के रूप में प्रमुख विशेषता। इसमें कुछ 3-4 बिंदु इसमें लिख लेते हैं, फिर लास्ट में आपको क्षेत्र के रूप में चर्चा करके क्लास को वाइंड अप करेंगे, फिर बाकी हम चर्चा कल करेंगे इसका। तो 3 पॉइंट लिखिएगा, 3-4 पॉइंट इसी में लिखिएगा। पहला बिंदु, एक संक्षिप्त तर्क संगत एवं संबद्ध, संबद्ध ऐसे लिखिएगा, संबद्ध क्या लिखा है, एक संक्षिप्त तर्क संगत और संबद्ध ज्ञान का होना, संबद्ध ज्ञान का होना। दूसरा लिखिएगा, जब विज्ञान है तो कारण कार्य संबंध होंगे, इसकी चर्चा कर रहे थे, कोई कारण कार्य होता है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। तो लिखिएगा अगला बिंदु, कारण कार्य संबंध का होना, कारण कार्य संबंध का, रिपीट कर दीजिए। हाँ लिखिएगा, दूसरा पॉइंट ही बोलना है ना, लिखिएगा कारण कार्य संबंध का होना, कारण कार्य संबंध का होना। तीसरा लिखिएगा,
तथ्यों का क्रमबद्धीकरण होना। क्रमबद्धीकरण, तथ्य क्या होना चाहिए? सीक्वेंशियल होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। तथ्यों का क्रमबद्धीकरण होना। यहाँ पे कोई ये बोल देगा ऐसा हो रहा होगा, अनुमान लगाया जा रहा है, तो अनुमान का भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। किसमें? अगर लोक प्रशासन को विज्ञान माना जा रहा है तो लिखिएगा चौथा बिंदु, अनुमानों या निष्कर्षों की जांच होना। अनुमानों या निष्कर्षों की जांच होना। और आखिर लिखिएगा इसमें, वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धति का प्रयोग करना। वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धतियों का प्रयोग करना। अब आइए, ठीक है, तो ये हमने किसकी चर्चा की? यह क्वेश्चन आपका, अब क्वेश्चन लिखिएगा, मेंस का क्वेश्चन लिखिए, मेंस का क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा, लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए, लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए, लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। यहाँ तक अब प्रकृति वाला टॉपिक तो हो गया अपना फिनिश। अब बात करेंगे हम क्षेत्र, लोक प्रशासन के क्षेत्र। और लोक प्रशासन के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र होंगे? हमारे 4 क्षेत्र। 4 क्षेत्र की चर्चा है, बहुत सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्कर में प्रशासन के क्षेत्र को लेकर, सिर्फ फुल फॉर्म है ऐसा, वो शानदार है। देखिएगा पहला तो यहाँ पे क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ पे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हो। एक तो होगा व्यापक, व्यापक क्षेत्र होगा तो उसे कहेंगे व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण। एक कहेंगे हम संकुचित दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण के बाद बात करेंगे एक कोड होता है जिसको कहा जाता है पोस्ड कोड, पोस्ड कोड। इसका फुल फॉर्म बताऊंगा मैं, ठीक है। लिखिएगा इंग्लिश में भी, सॉरी पोस्ड कोड। क्या लिखा है? POSDCORB, पोस्ड कोर्ब। फुल फॉर्म देखेंगे, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके फुल फॉर्म में ये स्पष्ट हो जाएगा। और एक और लिखिएगा अंतिम, जिसे हम कह सकते हैं कि पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। कोई जुड़े तो नहीं है? जुड़े। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। अब देखिए, व्यापक दृष्टिकोण का मतलब, इसके क्षेत्र देखिए 3 होते हैं आपको राज्य के अंग। लोकतंत्र के 3 अंग हैं, कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। और साथ में अगर रखना चाहे तो मीडिया, लेकिन ये प्रशासन में नहीं माना जाता, इसको मीडिया को हम बाहर रखते हैं, ठीक है। वैसे राज्य के चौथे पिलर के रूप में होता है ये, लोकतंत्र का चौथा पिलर कहलाता है आपका मीडिया, लेकिन मीडिया को यहाँ पे स्किप करेंगे। सिर्फ 3 बातों क्यों पढ़ रहे हैं लोक प्रशासन। देखिएगा, अगर व्यापक दृष्टिकोण की चर्चा करें तो व्यापक दृष्टिकोण में विधायिका हो सकती है आपकी, कार्यपालिका हो सकती है, न्यायपालिका। इन तीनों से संबंधित प्रशासन अगर होगा और तीनों के प्रशासन को अगर मिला जाए तो इसे कहेंगे कि व्यापक रूप से काम हो रहा है, ठीक है। इसका क्षेत्र क्या हो गया? प्रशासन का व्यापक हो गया, क्योंकि विधायिका,
कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के कार्य को देखा जाए, तीनों अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, एक नीति का निर्माण कर रहा है। जैसे कि विधायिका क्या करता था, नीति का निर्माण कर रहा है, उसका क्रियान्वयन करना है, उस नीति के अनुसार मामलों को निपटारा कर रहा है कौन, आपका न्यायपालिका। तो कानून के अनुरूप मामलों को सुलझाना कार्यपालिका का काम, नीतियों को क्रियान्वित करना, तो क्रियान्वित करना यह कार्यपालिका का काम। तो सभी अपने अपने स्तर पर कार्य कर, तीनों के कार्य को अगर एक साथ रखा जाए तो हम कहेंगे कि व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है लोक प्रशासन के क्षेत्र में। क्लियर हुआ? अब हेडिंग बनाइएगा आप सबसे पहले व्यापक दृष्टिकोण, और उसमें कुछ बिंदु लिखिएगा। व्यापक दृष्टिकोण 3 बिंदु लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। लिखिएगा, इस दृष्टिकोण के तहत प्रशासन की प्रकृति, इस दृष्टिकोण के तहत प्रशासन की प्रकृति, इस दृष्टिकोण के तहत प्रशासन की प्रकृति सरकार के तीनों अंगों, सरकार के तीनों अंगों, तीनों नाम लिखना है आपको, सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, इस दृष्टिकोण के तहत प्रशासन की प्रकृति सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से संबंधित है। फिर अगला बिंदु लिखिएगा, यह दृष्टिकोण राजनीतिक प्रक्रियाओं का अंग है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक प्रक्रियाओं का अंग है। ठीक है, और अगर संकुचित दृष्टिकोण है, अब आप लोग बताइएगा, आप लोग अगर समझ में आ रहा तो इसका आंसर सही करेंगे आप। ठीक है, अब आपकी बारी है। मैंने कहा कि संकुचित दृष्टिकोण, आपके सामने ये 3 विकल्प हैं। संकुचित दृष्टिकोण में किन के कार्यों को लिया जाएगा, सिर्फ केवल एक के कार्य को लेना है। पढ़ क्या रहे हम, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का अगर संकुचित दृष्टिकोण हुआ तो मैं कहूंगा तीनों में से एक को उठाना है, सिर्फ किस एक को उठाएंगे, कार्यपालिका। हाँ जी, कौन बोलेंगे, कार्यपालिका। कार्यपालिका। समझ गए मतलब आप लोग। ठीक है, तो केवल कार्यपालिका से संबंध, तो उसी को क्या कहेंगे, संकुचित दृष्टिकोण। अगर केवल टारगेट किसको किया जा रहा है, या टारगेट का कहे तो ऐसे कह सकते हैं हम कि इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन की प्रकृति का संबंध केवल किससे होगा, कार्यपालिका से, तो उसे कहेंगे हम लोक प्रशासन का क्षेत्र कैसा है, संकुचित दृष्टिकोण वाला। क्लियर है? तो लिखिएगा इसमें संकुचित दृष्टिकोण हेडिंग डालकर कि इस दृष्टिकोण के अनुसार, इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन की प्रकृति का संबंध, प्रशासन की प्रकृति का संबंध केवल कार्यपालिका शाखा से है, कार्यपालिका शाखा से है। ठीक है, बस एक बिंदु इसमें लिखना है ये, इससे आप समझ जाएंगे कि संकुचित दृष्टिकोण कैसे है। अब कार्यपालिका क्या क्या काम है हम पहले पढ़ चुके, कल की क्लास में भी देखा हमने। ठीक है, कार्यपालिका किस रूप में काम करती है, कानूनों को, या तो योजना हो, नियम हो, परियोजना हो, कार्यक्रम हो, इन सभी को क्रियान्वित करने का काम किसका होगा, कार्यपालिका। कार्यपालिका भी कौन सा रूप, स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, अब पोस्ट कोर्प का पहले तो फुल फॉर्म लिखेंगे, और फुल फॉर्म के साथ ही समझ जाएंगे हम कि पोस्ट कोर्प कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कार्यों का समावेश होगा, तो इनके फुल फॉर्म से हम समझ जाएंगे। ठीक है, POS तो पोस्ट हो गया, CORP। ठीक है, अब सबसे पहले P शब्द है, तो P का मतलब हो जाएगा क्या, बताइए आप लोग, क्या होना चाहिए, योजना बनाना। योजना को क्या बोलेंगे, प्लानिंग। तो पहले आपके क्या हो जाएगा जी, प्लानिंग हो गया पहला। तो प्लानिंग के बाद संगठन भी तो चाहिए रहेगा आपको, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन या तो योजना लिखिएगा, योजना हो जाएगा आपका संगठन। ठीक है, संगठन के बाद जब एस की बात हो रही
तो एस की बात क्या हो जाएगी आपकी, स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब स्टाफ होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, स्टाफिंग के बाद डी का मतलब निकालते हैं। डी का मतलब हो जाएगा आपका डायरेक्टिंग, ठीक है। सबका हिंदी मीनिंग भी बता देंगे, अब इंग्लिश में लिख लीजिएगा आप सभी का। डायरेक्टिंग, निर्देशन, ठीक है। सी का मतलब निकालते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डी मन तो नहीं हुआ ना, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। शायद ये सी ओ का दोनों का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सी ओ स्मॉल वाला ओ है, दोनों का साथ में रख देंगे आप, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के बाद सब कुछ हो गया, अब रिपोर्टिंग का काम शुरू। रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग के बाद आखिरी बचता है आपका जिसे कहा जाता है बिल्डिंग। अब निर्माण करना है, ठीक है। बिल्डिंग, BUILDING, ये पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म पहले तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा आप सब, जहाँ पे समझ में नहीं आई स्पेलिंग नहीं लिखे तो पूछ लीजिएगा। पी का मतलब हो जाएगा आपका प्लानिंग, फिर हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन लिखा है तो ऑर्गेनाइजिंग भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। उसी के बाद आप देखेंगे स्टाफिंग, और स्टाफिंग का हिंदी में अगर देखना चाहे तो आप कर्मचारियों की व्यवस्था ऐसे लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कर्मचारी, कर्मचारियों की व्यवस्था। स्टाफ तो होना चाहिए, लोग होने चाहिए, कर्मचारी होना चाहिए उसके लिए। फिर डायरेक्टिंग जो लिखा हुआ है तो डायरेक्टिंग के लिए हिंदी शब्द आप क्या लिख सकते हैं, इसमें यह लिखना चाहे तो निर्देशन लिख लीजिएगा। निर्देशन, निर्देशन। और कोऑर्डिनेशन तो आपको पता ही है, समन्वय होना चाहिए, ठीक है। समन्वय, और देन रिपोर्टिंग का मतलब हो जाएगा क्या हुआ, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। और बजटिंग, सॉरी ये बिल्डिंग लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे एक करेक्शन कीजिएगा, बजटिंग है, बिल्डिंग नहीं, निर्माण नहीं। बजट भी तो बनाना पड़ेगा जो आपकी, अब रिपोर्ट दे दिया, रिपोर्ट में कहा कि इतने पैसे की आवश्यकता है तो उसके लिए बजटिंग होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बजट लिखना, बजट का निर्माण, BUDJING, बजटिंग, TING। ठीक है, बना लिया इसे। अब इन सभी तत्वों का समावेश होना ही उसी को कहा जाता है पॉजिटिव कॉर्ब दृष्टिकोण, ठीक है। पॉजिटिव कॉर्ब दृष्टिकोण, क्लियर हुआ। अब आखिरी जो आपका हेडिंग है, बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको। अगर आ जाएगा आपका कि लोक प्रशासन के क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है पोस्ट कॉर्पोरेट दृष्टिकोण क्या है, तो आप कैसे कहेंगे, ऐसा दृष्टिकोण जिसमें योजना बनती हो, संगठन के रूप में बनती हो, जिसमें कर्मचारियों की व्यवस्था हो, उसको निर्देशन किया जाता हो, उनके बीच में समन्वय स्थापित हो, साथ में रिपोर्टिंग तैयार की प्रस्तुत की जाती हो और उसके आधार पर बजट बनाया जाता हो, उसी को कहा जाता है पॉजिटिव कॉर्ब दृष्टिकोण। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपको इस शब्दावली याद रहेगी, तो शब्दावली के आधार पर इसका हिंदी मीनिंग सबको सजा लीजिएगा इसी क्रम में, और बता लीजिएगा इसी सभी चीजों का या सभी तत्वों का एक साथ आवश्यक होना या फिर सहयोग सभी का एकीकृत होना ही पॉजिटिव कॉर्ब दृष्टिकोण कहलाता है। लिख लेंगे आप लोग। और आखिरी हेडिंग डालेगा आज की क्लास की आखिरी हेडिंग, जो कि रहेगी आपकी लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, और उसमें सीधा लिखिएगा लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण आखिरी हेडिंग हमारी क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आखिरी हेडिंग था अपना लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, ठीक है। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण में लिखिएगा आप, लिखिएगा इस दृष्टिकोण के विद्वान मानते हैं कि, इस दृष्टिकोण के, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के विद्वान मानते हैं कि प्रशासन की प्रकृति का मतलब जनता की सेवा करना है, जनता की
सेवा करना। तो क्या लिखा है, विद्वानों का क्या मानना है कि प्रशासन की प्रकृति का मतलब जनता की सेवा करना है और इस बुनियादी आवश्यकता से अधिक महत्व और किसी बात को नहीं मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा महत्व किनको मिलना चाहिए, जनता की सेवा करना, इसी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता से रखना चाहिए। तो कैसे का पूरा सर, रिपीट कर रहा हूँ, एक बार मैच कर लीजिएगा। प्रशासन की प्रकृति, हाँ जी थोड़ा स्लो में बोलिए और फिर रिपीट कीजिए, लिखा नहीं है। ठीक ठीक, देखिएगा, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण में लिखना है आपको। स्टार्टिंग में मैच कीजिएगा, जिनका छूटा हो वो। इस दृष्टिकोण के विद्वान यह मानते हैं कि प्रशासन की प्रकृति का मतलब जनता की सेवा करना है और इस बुनियादी आवश्यकता से अधिक महत्व और किसी बात को नहीं मिलना चाहिए। पहले सभी ने नोट डाउन। यस सर। चलिए, आज की क्लास को हम ये रोकेंगे। अब हमारा कौन कौन सा टॉपिक बचा है, एक तो महत्व वाला बचा है, महत्व की चर्चा करना, और एक सीमा की चर्चा करना। सीमा और महत्व दो टॉपिक बचा है, तो कल इसको हम समझेंगे और कल ही हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। उसी में आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि विकासशील देश तथा विकसित देश ऐसे कुछ लिखा होगा, लोक प्रशासन का विकास। और एक टॉपिक और देखेंगे जो आपको मेंस में नहीं दिया हुआ वैसे, कि लोक प्रशासन का ऐतिहासिक क्या दृष्टिकोण रहा है, इतिहास कैसा रहा है इसका, ठीक है, इतिहास के रूप में देख लेंगे। नहीं तो हम सीधा टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जैसे कि सिलेबस में दिया है, मैं देख लेता हूँ उसमें। विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका। क्लियर है, देखिएगा पहला नंबर का टॉपिक ही लिखा होगा उसमें, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका। कल इसी टॉपिक को पिकअप करेंगे, पर पहले महत्व और सीमा जानेंगे लोक प्रशासन की, उसके बाद सीधा हम ये वाला टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को थैंक यू क्लास लेने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू।